What's up everyone? Welcome back to the channel। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में, धंधे के बारे में कुछ बेसिक बातें करी थी। कितने कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे चलता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आज हम उसी बिजनेस के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो वो इंडस्ट्री कॉमर्स को डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे कि आपको कैसा एग्जाम में लिख के आना है ना। वो भी तो इंपॉर्टेंट है, समझ तो लिया बट लिखना भी तो आना चाहिए। तो एक एक चीज़ उसकी कवर करते हैं। उसके बाद कुछ एक दो टॉपिक्स और देखते हैं और तीसरी क्लास में यानी कि कल हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज हो जाएगा समाप्त। आइए जल्दी से फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। Ladies and gentlemen, let's start with very first topic that is industry. What is industry? मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले ये समझ लो कि इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ग्रुप है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, पैसा कमाने वाली, है ना। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने वाली, विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना, प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज में ही आ जाती हैं। ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, सारी फर्म्स को अगर आप एक जैसा मैंने बोला कि मेरी कपड़े की दुकान है, वो क्या हो गया, शॉप या फर्म। 10 दुकान की क्या बन गई, मार्केट बन गई। सारी मार्केट्स को जोड़ दूं तो क्या बोल दूंगा, कपड़े की इंडस्ट्री, है ना। तो सिमिलर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन सबको कंबाइंड कर दो तो क्या बन जाती हैं, इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो बनाती है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, जो कपड़े बना रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं। अब इंडस्ट्री हमने पढ़ा था कितने तरीके की, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक बार चेक करो जल्दी से फटाफट, प्राइमरी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। It refers to those industries which are concerned with extraction. Very important, very important। अगर हम देख के चलें, एडिटर भैया आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड से। ये कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट मत रखना, बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे पता है। डोंट वरी गाइस, मैं अपने एडिटर को बोलूँगा हम इतने ब्राइट नहीं रखेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्ट करने और प्रोड्यूस करने नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसके 2 पार्ट्स बने थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। मैंने आपको समझाया था। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो क्या लिखा है, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। These industries provide such products which are used as raw material। मतलब बेसिकली एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज है ना, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं। ये रॉ मटेरियल आपको निकाल के देती हैं जिससे आप फिनिश गुड्स बना सकते हो। जेनेटिक कौन सी होती हैं, जो बेसिकली रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं। दीज आर कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे सीड्स हो गई, नर्सरी कंपनीज, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब। ये एग्जाम्पल्स में तुम्हारे से पूछ सकता है कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, तो याद रखना। सेकेंडरी में क्या होता है, जल्दी से चेक करेंगे। सेकेंडरी में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है। माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड, जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको यूज करते हुए कुछ नया शानदार बढ़िया बनाना, है ना। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन नाम बोल रहा है भैया, कंस्ट्रक्ट करना, क्या बनाना है भैया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, स्कूल्स बनाओ भाई, कॉलेज बनाओ, एजुकेशन पे काम करो, हेल्थ पे काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सब कंस्ट्रक्शन में आता है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल चीज़ें मैन्युफैक्चर करना, विच इन्वॉल्व कन्वर्जन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दोज मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दे क्रिएट्स यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब आपके काम की चीज़ें, जैसे आयरन से स्टील बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, ये तरीके की चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग के फिर फर्दर पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, पास, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, ये सब इसमें आते हैं। प्रोसेसिंग जो चीज़ें प्रोसेस करता है, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जो मल्टीपल स्टेजेस में प्रोसेस होकर चीज़ें बनती हैं, राइट।
असेंबलिंग जिसमें असेंबल किया जाता है टीवी, कार, कंप्यूटर, इस तरीके की। एनालिटिकल जिसमें एनालाइज करके चीज़ें अलग 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 कर दी जाती हैं, एनालिटिकल। सिंथेटिकल जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल। स्क्रीनशॉट लेते चलना। आइए जी, टर्शरी इंडस्ट्री सर्विसेज होती हैं इसके अंदर। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बिजनेस चलाने के लिए भैया सर्विसेज भी तो चाहिए, वो सब ये देंगी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये और जितनी भी सर्विसेज है वो सब टर्शरी में आ जाए। कॉमर्स क्या है जी, जितनी भी एक्टिविटीज़ व्यापार से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, लेन देन से रिलेटेड है, सब कॉमर्स का पार्ट है। ओके, कॉमर्स में दो पार्ट हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को बेचना, खरीदना, व्यापार करना, पैसा कमाना, सब ट्रेड है। ट्रेड इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट। ट्रेड कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, राइट। अब नाम से पता चल गया आपको। इंटरनल में क्या क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द नेशन। दो पार्ट्स हैं, होलसेल, रिटेल। बल्क में करते हो तो होलसेल, छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हो तो रिटेल। इसके बाद एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। अगर आप बाहर से किसी कंट्री से माल खरीद रहे हो, इंटरनल या इंपोर्ट, इंटरनल नहीं इंपोर्ट। अगर आप बाहर किसी देश में बेच रहे हो, एक्सपोर्ट। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर से खरीद के कहीं और ही बेच रहे हो, एंट्री पोर्ट, ठीक है ना। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट याद रखना। सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट। परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट, इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर देना। ऑक्सिलरीज बताया था मैंने आपको, ये हमें मदद करती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। सर कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम। फाइनेंस की प्रॉब्लम कौन दूर करेगा, बैंकिंग, है ना। इसी तरीके से टाइम की प्रॉब्लम, रिस्क की प्रॉब्लम, पर्सन की प्रॉब्लम, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स दूर करती हैं अलग अलग ऑक्सिलरीज। अब ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताओगे यही वीडियो रोक के कि फाइनेंस की तो मैंने बता दी, बैंकिंग दूर कर देगा। टाइम की प्रॉब्लम कौन सी ऑक्सिलरी दूर करेगी, रिस्क किस में दूर होगा, पर्सन या नॉलेज वाली प्रॉब्लम कौन सी ऑक्सिलरी दूर करेगी, वो इनमें से कुछ होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैच द फॉलोइंग करके देखो। देखो क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह का काम लेके जाना, क्योंकि सामान बनता एक जगह है, बिकता तो पूरे देश में है, इनफैक्ट देश से बाहर भी बिकता है, तो वो सारा प्रॉब्लम कौन दूर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग का क्या मतलब है, तो फाइनेंस की समस्या, पैसे की समस्या, गांधी जी की समस्या, सारी कौन प्रॉब्लम दूर करेगा, बैंकिंग हमारा, है ना। तो बैंकिंग में क्या क्या आ जाता है, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। जितना भी मनी चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, है ना। जो भी पैसा आपको चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो ये बात याद रखना कि बिजनेस में दो तरीके की कैपिटल चाहिए, एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए, रेगुलर बेसिस की एक्टिविटीज के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लंबे समय के लिए अगर कोई पैसा चाहिए तो उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल यूजुअली बिजनेस के शुरू में लगता है, जैसे लैंड लेना लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा ना, मशीन खरीदना कोई लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। तो इस तरीके का कोई पर्टिकुलर पैसा जब बिजनेस चालू होते टाइम लग रहा है तो उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और अगर चलते चलाए बिजनेस के इन बिटवीन पैसा चाहिए, जैसे लेबर को पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, बार बार देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है इसके, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस के शुरू में पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, बीच में बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये सब पूरा फाइनेंस। तो बैंकिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम होता है बेटा जी। इंश्योरेंस रिस्क को दूर करेगा, वेयर हाउसिंग स्टोरेज को दूर करेगा, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिड्यूस बाय इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज रिड्यूस बाय एडवर्टाइजिंग। तो रिस्क हमेशा हर बिजनेस के साथ जुड़ा होता है भैया, कभी भी आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। देखो बिजनेस है, बिजनेस में आग भी लगती है, बिजनेस में चोरी भी होती है, सारे काम होते हैं, तो रिस्क तो हमेशा जुड़ा हुआ है हर बिजनेस के साथ। तो उस पर्टिकुलर रिस्क से बचने के लिए कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरेंस कराती है, राइट। वेयर हाउसिंग स्टोरेज, समय का प्रॉब्लम जो है कि भैया सामान बनेगा आज लेकिन बिकेगा तो पता नहीं कब, तब तक स्टोर भी तो कहीं करना पड़ेगा, तो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जिनको हम वेयर हाउसेस बोल देते हैं, ओके। एडवर्टाइजिंग आप सब जानते हो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है,
एकदम से कोलगेट दिमाग में आएगा, तो एक लाइन ने प्रोडक्ट को पूरा आपके दिमाग में डाल दिया। यही तो एडवर्टीजमेंट है ना। वही ये पर्टिकुलर क्रीम लगाओ 7 दिन में गोरापन पाओ, तो एकदम से याद आया, ओहो ये कहाँ सुना था, ये तो हमने फेयर एंड लवली में सुना था, तो आया ना एकदम से याद। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ें क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट का करा धरा होता है। आपको एकदम से माइंड में क्लिक करता है, अच्छा ये उसमें था, टेस्ट द थंडर किसमें पढ़ा हम लोगों ने, एकदम आपके माइंड में क्लिक करेगा। सब एडवर्टीजमेंट का कमाल है, समझे। तो ये सब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ये सब प्रॉब्लम्स दूर करता है एडवर्टीजमेंट। पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हुआ बेटा जी। सारा टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आ जाओ कंप्यूटर जी, अगला टॉपिक पेश किया जाए। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है बेटा, वो है बिजनेस रिस्क्स। साउदर्न इंडिया मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज बिजनेस रिस्क। तो देखो, बिजनेस रिस्क ये होता है कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का व्यापार कर लो, किसी भी तरीके का आप धंधा कर लो, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न या लॉस हमेशा रहेगा। वेरी अनसर्टेन, पता नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। आप कितना ही बड़ा बिजनेस, कितना ही पैसा लगा लो, कितने ही आप समझदार हो, बड़े बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं और छोटी छोटी कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो कभी नहीं पता होता बिजनेस में, बिजनेस के साथ हमेशा रिस्क चलता है ना। क्योंकि हर्षद मेहता ने भी क्या कहा था, रिस्क है तो इश्क है। तो क्या होता है हमारे पास, रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहा है और चलता रहेगा। तभी बोलते हैं बिजनेस तभी करो अगर आप रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क होता क्या है, द टर्म रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कभी फैशन चेंज हो जाता है, कभी भी अगर हम कपड़ों की बात करें, फुटवेयर की बात करें, तो चेंज इन फैशन रिस्क हो सकता है। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज होना रिस्क हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के रिस्क, आग लगना, चोरी हो जाना, कोई भी चीज़ का स्टॉक कम हो जाना, तो बिजनेस में रिस्क चलते हैं। ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है, राइट। रिस्क दो तरीके के होंगे बेटा जी, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर। कितने तरीके के होंगे, स्पेक्युलेटिव और प्योर। सर स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है और प्योर रिस्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी भी इसका आता ही आता है, तो बड़े ध्यान से देख लो। स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब है कि 50-50 पॉसिबिलिटी। 50-50 से याद रखना, स्पेक्युलेटिव 50-50 का मतलब जितने चांसेस प्रॉफिट के उतने चांसेस लॉस के। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर कोई चीज़ फैशन में आएगी तो कोई चीज़ फैशन से जाएगी भी। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ फैशन में आ रही है तो एक प्रॉफिट को, एक बिजनेस को फ़ायदा होने वाला है, किसी दूसरे बिजनेस को नुकसान भी तो होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन as well as possibility of loss in case of favorable market conditions। अगर आपकी मार्केट कंडीशंस फेवरेबल है तो आपको गेन हो सकता है, और वहीं पे अगर आपकी मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आप कोविड का एग्जांपल ले लो, जब कोविड आया तो मेडिकल इंडस्ट्रीज को उसने बहुत बेनिफिट करा। सैनिटाइजर्स जो वैसे कभी नहीं बिके थे बहुत बिके, मास्क जो वैसे नहीं बिके थे बहुत बिके, मेडिसिन बहुत बिकी, तो उस इंडस्ट्री के लिए वो फायदा लेके आया। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री बुरे तरीके से फ्लॉप, 3 साल कुछ भी नहीं चला, कोई होटल नहीं, कोई पर्टिकुलर आप देखो फार्म हाउस नहीं, बड़े बड़े बिजनेसेस फ्लॉप्ड रहे टूरिज्म के। बहुत सारे लोग जो टूरिज्म का बिजनेस करते थे वो बहुत नुकसान में रहे। तो एक के लिए फायदा, एक के लिए नुकसान, तो पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की है। अभी टूरिज्म बहुत चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां हैं, कोविड जा चुका है थैंकफुली, तो बहुत टूरिज्म चल रहा है। तो अभी फायदा किसको हो रहा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को अभी प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव रिस्क है। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू चेंजेस इन कंडीशंस। कंडीशंस चेंज होती हैं तो चीज़ें भी ऊपर नीचे होती हैं, बिल्कुल सही। चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्राइजेस, ये सब इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, किसके, स्पेकुलेटिव रिस्क के। इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्योर रिस्क। सर प्योर रिस्क क्या है, प्योर रिस्क में याद रखना प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी जीरो होती है, लॉस की पॉसिबिलिटी हाँ या ना होती है। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट के कोई चांस नहीं है। मतलब प्रॉफिट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, या तो लॉस होगा और या लॉस नहीं होगा। सर मतलब देखो, इट इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू फायर। अब भैया आग लग गई, आग लग गई तो नुकसान हो गया, आग नहीं लगी तो आपको फायदा क्या हुआ भाई, कोई फायदा नहीं हुआ। बिजनेस वैसे ही चल रहा है जैसे नॉर्मली चल रहा था। फायदा तब होगा जब वो सामान बिकेगा। आग नहीं लगी तो सामान बस बचा हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। तो आग लग गई तो नुकसान हो गया, तो या तो नुकसान होगा
या नुकसान नहीं होगा, दिस इज प्योर रिस्क। ठीक है, आग लगना, चोरी होना कि भैया चोर आ गया तो सामान ले जाएगा, लॉस है। चोर नहीं आया तो वो सामान भिजवा देगा, मैं तो नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए सामान भिजवा रहा हूँ, हाँ चिंटू हम चोर बोल रहे हैं, मैं तो नहीं आ रहा हूँ चोरी करने, लेकिन दूसरे की दुकान से चोरी की थी तुम्हारे यहाँ भिजवा रहा हूँ, बेच लेना। नहीं होता भाई ऐसा, समझे, स्ट्राइक हो जाए, लॉस होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसमें या लॉस होता है या लॉस नहीं होता, गेन का इसमें कोई चांस नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, ये लिख के आना आपको एग्जाम में एज इट इज, ऐसे ही पॉइंट्स बना के आने एग्जाम में आपको। ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क कितने तरीके का हो सकता है, मैं बोलता हूं इसको NEOH। क्या बोलता हूं मैं इसको, NEOH, नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर, ह्यूमन। नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर, ह्यूमन। नेचुरल कॉजेज कौन से होते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लॉस हुआ, जैसे फ्लड आ जाए, किसी के भी हाथ में नहीं है, लॉस हो जाएगा। अर्थक्वेक आ जाए, हैवी रेन्स, फेमाइंस, कोविड, ये सब, इससे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है, बट किसी के हाथ में कुछ नहीं। कौन सा इसको पर्टिकुलर कॉज बोलते हैं, नेचुरल कॉज। इकोनॉमिक कॉज कौन सा होता है, जिसमें डिमांड सप्लाई की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, टैक्स रेट की वजह से, GST, डीमोनेटाइजेशन, जो बेसिकली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्पैक्ट करते हैं, है ना, अर्थशास्त्र, धंधे पे प्रभाव डालते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज। जितने भी टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, डिमांड से रिलेटेड, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, प्रोडक्शन मेथड्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज में आती हैं। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं, जो इंसान की गलती की वजह से, अब चिंटू की पटाखे की दुकान है, फिर बैठ के वहाँ सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पीते पीते बड़े मजे में उसने वो तिल्ली जलाई, सिगरेट जलाई, उसके बाद ऐसे तिल्ली छोड़ दी मजे में, और खूब फन कर रहा है, नुकसान ही होगा ना। किसकी गलती है, चिंटू की गलती है। तो बेसिकली ये हमारे ह्यूमन कॉजेज होते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे डिसऑनेस्टी, किसी ने डिसऑनेस्टी कर दी, केयरलेसनेस कर दी, नेग्लिजेंस कर दी एम्प्लॉइज़ की, काम रुक गया पावर फेलियर की वजह से, तो ये सब बेसिकली इंसान की गलती है, ह्यूमन कॉजेज हैं ये। ओके, जो तीनों में नहीं आ रहे वो अदर में आ जाएंगे। क्या क्या बचा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, मैकेनिकल फेलियर, सब किसी की वजह से नहीं होता भाई, अदर में ही आएगा। फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब बेसिकली किस में आ जाते हैं, अदर कॉजेज में आ जाते हैं। तो नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर, ह्यूमन, 4 कॉजेज हमारे बिजनेस रिस्क के होते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, इससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सबसे आसान है कि इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क हर बिजनेस का इसेंशियल पार्ट है, बिजनेस है तो रिस्क है, दोनों भाई भाई हैं। जहाँ बिजनेस वहाँ रिस्क, जहाँ बिजनेस नहीं है वहाँ रिस्क नहीं है। तो बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा रहता है, चलेगा साथ साथ, उसको आप नहीं रोक सकते, चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा बाबा। तो क्या लिखा है, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, कम जरूर कर सकता है इंश्योरेंस करा के। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। रिस्क कितना बड़ा है वो आपके नेचर और साइज पे है। देखो सीधी सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना छोटा रिस्क होगा, सीधी सी बात है। आपका बिजनेस किस तरीके का है, अब आप पटाखों का बिजनेस कर रहे हो या आप कोई केमिकल का बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, तो वो ज़्यादा रिस्की है। नॉर्मल कोई दुकान कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ की जिसमें आग लगने का रिस्क नहीं है, तो वो कम होगा। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरीके का है, नेचर ऑफ द बिजनेस, दैट इज द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें आप डील करते हो। साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, किस लेवल पे आप बिजनेस करते हो, इस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता कल क्या हो, फायदा हो, नुकसान हो, रिस्क इज वेरी अनसर्टेन। उसके बाद प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क टेकिंग करते हो तो आपको बदले में प्रॉफिट मिलता है। देखो हम हमेशा से बोलते आए हैं कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही होता है। आप कहीं भी देखोगे सबसे आगे बिजनेसमैन ही होगा। आप जब भी देखोगे, आप सबसे रिचेस्ट पर्सन्स में देख लो, आप इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को देख लो, आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो, वहाँ पे सबसे ऊपर आपको बिजनेसमैन मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होता है। तो जो जितना रिस्क लेगा प्रॉफिट तो उसी को होंगे ना। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। क्या बात है। तो ये था हमारे पास बेटा जी एक रिस्क वाला टॉपिक। हम लोगों ने रिस्क कंप्लीट कर दिया बढ़िया तरीके से, समझ में आ गया आप लोगों को, नेचर आ गया,
कॉजेज आ गया, टाइप्स आ गया और रिस्क का मतलब आ गया। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास फैक्टर्स बचे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बचे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बचे और एक टॉपिक और बचा, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। बड़ा सिंपल सा एक क्लास का चैप्टर और रह गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम इसके हिस्ट्री वाले पार्ट पे चलेंगे। तो 4 पार्ट्स में आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इट विल टेक 2 मोर क्लासेस, बट कोई जल्दी नहीं है, आराम से बिजनेस स्टडीज़ पूरा करो। मैं तुम्हारा अगले 1 महीने में, 1-1.5 महीने में हाफ ईयरली तक का काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो स्ट्रेस फ्री होकर मेरे साथ साथ पढ़ते चलो और हम स्पीड अप भी करेंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड अप करेंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस भी आपके लिए आएंगी। तो आराम से पढ़ो, नोट्स बना के चलना और सब साथ साथ याद करके चलना। कल मिलता हूँ, वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक और पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।